हेलो नमस्कार साथियों। मैं रोहित भाटी रोजगार सागर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हेलो नमस्कार साथियों, हमने 12:30 बजे रोजगार सागर आपके लिए एक नई श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें हम बहुविकल्पीय सवाल जो आपकी वनडे एग्जाम्स में बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस कराते हैं। साथ के साथ आपको उनकी सॉल्व करने की अप्रोच बताते हैं और जहां संभव हो तो आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश भी करते हैं। इसी कड़ी में हम आज की एक नई श्रृंखला आ- इसी कड़ी में हम आज के लिए आज एक नई क्लास लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों की निगरानी व संचालन करने की शक्ति का प्रावधान करता है। अर्थात इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, आपको 4 अनुच्छेद दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है चुनाव आयोग को शक्ति प्रदान करता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की। जैसा कि आप जानते हैं, देश में भी आजकल चुनावी माहौल है। 5 चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं और छठे चरण के चुनाव 25 जून को होने वाले हैं। तो आपके लिए इसी से जुड़ता हुआ हमने एक सवाल बनाने की कोशिश की है। आपको जो देश के चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा पता हो तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 323 ए, ऑप्शन बी आर्टिकल 324, ऑप्शन सी आर्टिकल 327 या ऑप्शन डी आर्टिकल 240। अब आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल बी इसका सही आंसर है। आर्टिकल बी 324 स्वतंत्र, आर्टिकल बी 324 जो है चुनाव आयोग को जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जो है शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, आपको पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिकल अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं आर्टिकल 325 में क्या है तो आप क्या बताएंगे? अगर मैं पूछूं कि आर्टिकल 325 में क्या है तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल 325 में है कि किसी भी नागरिक से जो है उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो है चुनावों में या वोट डालने में विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आर्टिकल 326 ये किससे संबंधित है? ये दो ही आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 326 कहता है, क्या कहता है? सार्वभौमिक, आर्टिकल 326 कहता है सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट राइट, अर्थात जो भी एडल्ट हैं उनको जो है चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए, ये आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है आर्टिकल 323। क्या आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 323 किससे संबंधित है? जिनको नहीं पता है उनके लिए जो आर्टिकल 323 है, ये जो आर्टिकल 323 है ये किससे संबंधित है? ठीक है, और अगर किसी को 323 ये नहीं पता तो आर्टिकल 323 ए बता दे या आर्टिकल 323 बी बता दे। ठीक है, तो जो आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 बी हैं ये दोनों के दोनों अधिकरणों से संबंधित है। आर्टिकल 323 ए जो है प्रशासनिक अधिकरणों के लिए बात करता है, जबकि आर्टिकल 300 बी अन्य प्रकार के जो अधिकरण हैं उनके बारे में बात करता है। अधिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूनल। ठीक है, और जो प्रशासनिक अधिकरण होती है उनको केवल संसद ही गठित कर सकती है, जबकि जो अन्य प्रकार की अधिकरणें होती है उनको संसद के साथ
राज्य विधायिका भी गठित कर सकती हैं। तो आपको ये जो एडिशनल पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं, जिससे जो है आपको जानकारी पता चलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? भारतीय न्याय संहिता विधेयक ने ये जो 4 आपको अधिनियम दिए हुए हैं इनमें से किसको जो है प्रतिस्थापित किया है? प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस किया है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। अब आपको इनमें से सही विकल्प बताना है। पहला ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता 1860, दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप इंग्लिश में इनको जानना चाहते हैं, क्योंकि इनके जो हिंदी के वर्ड थोड़े कठिन है, क्लिष्ट हैं, तो ये है इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, तो आप जैसा कि आप जानते हैं इसमें से जो है भारतीय न्याय संहिता विधेयक को जो है भारतीय न्याय संहिता विधेयक ने भारतीय दंड संहिता 1860 को जो है प्रतिस्थापित कर दिया है। प्रतिस्थापित करने का मतलब है कि अब हमारे देश में भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता जो है लागू हो जाएगी। अब भारत के जितने भी क्रिमिनल मामले हैं उनके लिए जो दंड किस मामले में कितनी सजा का प्रावधान है वो हमें कहाँ से पता लगेगा? भारतीय न्याय संहिता से। ठीक है, अब आपके लिए एक एडिशनल क्वेश्चन है, कोई बता सकता है इसका प्रारूप जो है भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने दिया? अगर कोई बच्चा बताना चाहे कि भारतीय दंड संहिता का जो प्रारूप है वो किसने दिया, तो जैसा कि आप जानते हैं एक विद्वान थे मैकाले। ठीक है, इन्होंने इसका प्रारूप दिया था और स्वतंत्रता से पहले विधि आयोग के अध्यक्ष यही थे जो 1834 में बना था। ठीक है, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष जो है यही थे। ठीक है प्यारे बच्चों, और स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एमसी सीतलवाड़। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए ये उठता है कि जो विधि आयोग है ये कैसी बॉडी है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, असंवैधानिक बॉडी है, कैसी बॉडी है? ठीक है, और इसकी स्थापना कैसे की जाती है? ठीक है, आप जानते हो कोई भी जो बॉडी होती है, आपको यहाँ बताता हूँ, कोई भी आयोग कोई भी बॉडी है, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये बॉडी है, कोई भी बॉडी मतलब कोई भी विधायी अंग कुछ भी है। ठीक है, कोई निकाय है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो या तो वो संवैधानिक होगी, ठीक है, संवैधानिक का मतलब उसके बारे में संविधान में दिया होगा, जैसे वित्त आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, कैग, ये सारी कैसी बॉडी है? संवैधानिक। दूसरी बॉडी कैसी हो जाएगी? गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वो कौन सी बॉडी होती है? जो भारत के संविधान में नहीं दी हुई। इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक होती है सांविधिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैट्यूटरी, ठीक है, और दूसरी होती है असंवैधिक, नॉन स्टैट्यूटरी। ठीक है, तो सांविधिक जो होती है वो बॉडी होती है जो किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, जैसे एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, जैसे मान लो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा बनाया गया है, तो वो कैसी बॉडी है? सांविधिक। और ऐसी बॉडी जो किसी एक्ट द्वारा नहीं बनी होती बल्कि सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा बनी होती है, वो असंवैधिक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आती है? जैसे नीति आयोग, ये सरकार के जो है कार्यकारी ऑर्डर से बनी हुई एक बॉडी है। ठीक है, विधि आयोग। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो आपको ये वर्गीकरण याद रखना है, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक के दो भाग, सांविधिक जो किसी एक्ट के द्वारा बनी होती है और जो किसी एक्ट के द्वारा नहीं बनी होती है। ठीक है, तो ये वर्गीकरण आपको याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपको पता ही है ये जो CRPC है, दंड प्रक्रिया संहिता, ये जो है 1973 में आई, स्वतंत्रता के बाद अस्तित्व में आई। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 1872 में बना। ये जो है भारत में जो है साक्ष्य, कौन कौन से साक्ष्य माने जाते हैं, साक्ष्यों को इकट्ठा करने की विधि क्या है, कौन से साक्ष्य जो है कोर्ट में परमिसेबल हैं, कौन से परमिसेबल नहीं है, इन सब के बारे में हमको बताता है। ठीक ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके पास चार ऑप्शन है, 1851, 1901, 1911, 1920। अब आपको बताना है। ठीक है, आपको चार ऑप्शन ये दिए हुए हैं, आपको बताना है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी स्थापना की गई थी ए, और इसका ऑप्शन ठीक है 1851 में। ठीक है, 1851 में इसकी स्थापना की गई, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ये पुरातत्व मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, अब आपके लिए एक नेक्स्ट सवाल आता है, कोई अगर बताना चाहे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना कब की गई? ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1861 में। किसके द्वारा की गई? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद एक बॉडी और होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण। इसकी स्थापना कब की गई? कोई बारह बच्चा बताना चाहे। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज अब आ रही है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, इसकी स्थापना कब की गई? ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई 1916 में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ऑप्शन से। ठीक है, उसके साथ साथ उसके विविध ऑप्शन, उससे संबंधित जितने भी ऑप्शंस और हो सकते हैं, हम उनके बारे में भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जामिनर कभी भी मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे बच्चे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका उत्तर रट लेंगे। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? 1851। ठीक है, रट के चला गया, एग्जामिनर ने उससे मिलता जुलता कोई और चीज पूछ ली। अब इस बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जगह पूछ लिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप ब्लैंक हो गए। तो कभी भी आपको रटकर नहीं चलना है, कोई भी टॉपिक देख रहे हैं उसमें अपना दिमाग लगाकर ये सोचने की कोशिश करनी है कि इसमें एग्जामिनर कितने सवाल बना सकता है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बना सकता है। हो सकता है कि आपसे पूछ ले स्थापना कब हुई, हो सकता है आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना किसने करी, हो सकता है आपसे पूछ ले कि किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, हो सके आपसे पूछ ले कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है। ठीक है, आपसे विविध तरह के सवाल बन सकते हैं, तो अपना दिमाग लगाकर खुद कोशिश करें कि क्या सवाल बन सकता है। ये नहीं कि कोई एक क्वेश्चन दे दिया और उसका उत्तर रट लिया, इससे बार बार आप इससे जीएस कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। मेरा आपसे वादा है कि अगर आपकी यही अप्रोच रही तो कभी भी आप जीएस में अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है?
उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल। ठीक है, आपको बताना है कि बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा, गोविंद सिंह का कमेंट आ रहा है, गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। उत्तर प्रदेश के किस उसमें जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है? ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है, मथुरा, गोरखपुर, आगरा या गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है गोरखपुर। गोरखपुर में जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? बहुत अच्छे शैलेश यादव, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, मेरे मन की बात आपने पकड़ ली। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। होता क्या है, अगर आप नक्शा देखोगे यूपी की स्थिति किस इस तरह से है, गोरखपुर इस भाग में स्थित है, जबकि मथुरा इधर थोड़ा सा इधर आके है। ठीक है, तो जो हिमालय से वर्षा यहाँ से चलती है, जो हिमालय से वर्षा होती है, उसकी तीव्रता यहाँ आते आते घट जाती है। आप यूपीजी के भी कराया करो। अगर इस वीडियो में अच्छे लाइक्स आएंगे, शेयर आएंगे, तो फिर हम कोशिश करेंगे आपके लिए और भी कुछ नई चीज लाएं। ठीक है, तो सबसे कम वर्षा मथुरा में, सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं गौतम बुद्ध नगर के बारे में, आप कोई दो बात मुझे बता दीजिए। गौतम बुद्ध नगर के बारे में कुछ अगर आप जानते हो बता दीजिए। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य यही है, यूपी का। साक्षरता दर, सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है सबसे ज्यादा साक्षरता जो है गौतम बुद्ध नगर की है। ठीक है, और यहाँ भी जो है डाटा पार्क बन रहा है, बहुत सारी चीजें बन रही है, तो वो अलग एक मामला हो जाएगा, वो हम आपको अगर यूपीजी के कराएंगे। ओखला पक्षी विहार बिल्कुल ठीक है। और आगरा में आप जानते हो ताजमहल है, ये तो बहुत फेमस है, आगरा की मिठाई भी बहुत फेमस है। तो जो है ये यूपी का स्पेशल का हो गया। अगर यूपी स्पेशल आप बच्चों के कमेंट ज़्यादा आएंगे तो हम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपके लिए पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष स्थापित किया गया था? शिक्षा का अधिकार एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है ए 2009, बी 2012, सी 2015 या डी 2018। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 कांग्रेस की सरकार में पारित किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपने सही आंसर दिया। क्या आप बता सकते हैं 2012 में बच्चों से संबंधित कौन सा एक्ट पारित किया गया था? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 21(1) में शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको जो है एक मूल कर्तव्य भी बना दिया गया है। और जो आर्टिकल 45 है उसकी विषय वस्तु बदलती है, उसमें पहले 6 से 14 वर्ष था, अब जो डीपीएसपी में 0 से 6 वर्ष कर दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि 2012 में बच्चों के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया था? थम्स अप करे, जो बता सकते हैं थम्स अप करे। पॉस्को एक्ट, बहुत फेमस एक्ट है पॉस्को एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। बच्चों के प्रति जो भी व्यभिचार होता है, सेक्स से संबंधित मामले होते हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसकी एक खास बात यह है कि ये जेंडर न्यूट्रल है, लिंग तटस्थ है, अर्थात इसमें यह मैटर नहीं करता कि बच्चा लड़का है या लड़की। अगर उसकी आयु 18 वर्ष से कम है तो वो उसको सुरक्षा प्राप्त है इस एक्ट के अंतर्गत। इसमें अब उम्र कैद तक की सजा तक का जो है प्रावधान कर दिया है। अगर आप बता सकें 2013 में महिलाओं के लिए कोई एक्ट बता सकते हैं जो पारित किया गया हो? बहुत फेमस एक्ट है महिलाओं के लिए। 2013 से पहले क्या होता था कि महिलाएं किसी ऑफिस में काम कर रही हैं, किसी कार्यालय में काम कर रही हैं, तो होता क्या था, उनके साथ जो प्रताड़ना होती थी, वहाँ सेक्सुअल ऑफेंस होते थे, उसके लिए कोई प्रॉपर एक्ट नहीं था। तो उन्हें महिलाओं को इस तरह के अपराधों से बचाने के लिए 2013 में जो है कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक एक्ट बनाया गया, तो वो 2013 में पारित हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, 2015 में कोई एक्ट बता सकते हो आप?
ठीक है, या 2015 में कोई संविधान संशोधन हुआ हो, 99वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, जिसको जो है NJAC बोलते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको कोर्ट ने जो है असंवैधानिक करार दिया था कि इससे जो है हमारी स्वायत्ता पर जो है खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक्ट पारित हुआ था। आपको किसी भी टॉपिक को नीति आयोग बनाता, बिल्कुल वेरी गुड, नीति आयोग, बिल्कुल नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को ही थी। और कोई बता सकता है नीति आयोग कैसी बॉडी है? नीति आयोग संवैधानिक है, असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है? तो नीति आयोग जो है कार्यकारी आदेश से पारित हुआ था, एक बॉडी बनी थी कार्यकारी आदेश से। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है PM, ठीक है। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अगर कोई बताना चाहे तो वो भी बता सकता है, ठीक है। तो किसी भी चीज को देखने के लिए ना एक पूरी डायमेंशन, आपको पसंद आ रहा है ये सब? अगर आप चाहते हो कि क्या मैं एक क्वेश्चन लाऊं और उसका उत्तर बता के चला जाऊं, अगर आप ऐसा चाहते तो मैं ऐसा पढ़ा देंगे, लेकिन वो कोई पढ़ने का तरीका नहीं है, वो बेकार तरीका है एकदम। आपके दिमाग पर, अपने माइंड पर जोर डालना होगा आपको। ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है, ब्रेन को आप कितना भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से निम्नलिखित में से किसमें कुल मैंग्रोव आवरण के अंतर्गत क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? आपको बताना है कि किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों में, किसमें जो है मैंग्रोव का आवरण सबसे अधिक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंग्रोव होता क्या है, ठीक है। मैंग्रोव जो है एक वनों की प्रजाति होती है, पेड़ की प्रजाति होती है। उनकी विशेषता क्या होती है मैंग्रोव की, ठीक है। तो मैंग्रोव की विशेषता होती है कि वो जो दलदली भूमि होती है ना, जहाँ पानी और मिट्टी मिलकर बनी होती है, वो वहां पर भी उग जाते हैं, ठीक है। यूपी क्लास यूपीजी के कि हम इस पे विचार करेंगे। तो ये दलदली भूमि में भी उग जाते हैं, और इनके पेड़ों पर ही जो नए पेड़ उगते हैं, जड़ इनके पेड़ों पर ही नया पौधा बन जाता है और बहुत फैल जाते हैं ऐसे। सुंदरबन का डेल्टा मैंग्रोव के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है सुंदरबन का डेल्टा। और जो है सबसे बड़ी बात है कि ये मैंग्रोव जो है सुनामी, बाढ़, इनसे रक्षा करते हैं। ये मतलब एक बफर जोन की तरह कार्य करते हैं। बाढ़ आई, वो इससे टकरा कर रुक गई, ठीक है। और इसमें जो है सुंदरबन के डेल्टा में बहुत सारी डॉल्फिन, एक सुंदरबन का बाघ, सब चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि सुंदरबन भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है। सुंदरबन का कुछ भाग हमारे भारत में है और कुछ भाग उसका बांग्लादेश में है, ठीक है। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जिनका आंसर भी पश्चिम बंगाल है उनके लिए थम्स अप, ठीक है। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है, मैं आपको दो चीजें बताता हूं कि मैंग्रोव वन तटीय इलाकों में पाए जाते हैं जहां दलदली भूमि होती है और पानी का मिश्रण होता है खारे पानी में। तो क्या आप बता सकते हैं क्या गुजरात में मैंग्रोव वन पाए जाएंगे? आपके बहुत सारे लोगों का जवाब होगा नहीं। जिनका भी जवाब नहीं है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कच्छ का रण है गुजरात में, जहाँ की भूमि दलदली होती है। तो यहाँ पर भी मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। और जो है छोटे छोटे और भी एक दो स्टेट है, उनमें भी मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इनका प्रतिशत कितना होता है। तो इसके प्रतिशत के लिए एक रिपोर्ट आती है, इंडियन फॉरेस्ट, IFSR रिपोर्ट बोलते हैं उसे, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। हर 2 साल में वो प्रकाशित होती है, द्विवार्षिक उसका प्रकाशन होता है। उसमें देश में कितना फॉरेस्ट कवर है, वन आवरण कितना है, वृक्ष आवरण कितना है, झाड़ियाँ कितनी है, ठीक है, मैंग्रोव कितना है, वो डाटा बदलता रहता है हर साल। तो उसमें ये डाटा बार बार मिलता है आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इन चारों में ही जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। आपको ये पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया तो थम्स अप करिए सब बच्चे, जो लाइव हैं वो थम्स अप करके भेजिए, हमें भी इससे प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है।
थम्स अप नहीं आ रहा है किसी का भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील कुमार मोदी जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? ठीक है, तो आपको बताना है सुशील कुमार मोदी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है वो किस राज्य से संबंधित थे। आपके पास चार ऑप्शन है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। ठीक है, अब आपको अपना उत्तर बताना है। ठीक है, तो आप जानते होंगे बिहार के डिप्टी सीएम थे सुशील कुमार मोदी, अभी उनका निधन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनता है कि बिहार के सीएम का नाम क्या है, तो आपको पता होगा नीतीश। ठीक है, नीतीश कुमार। ठीक है जी। अब आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या आप बता सकते हैं कि वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। ठीक है, वाल्मीकि। भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य केंद्र भी बिहार में ही स्थित है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब और बिहार से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट बात हो सकती है? ठीक है, आप बता सकते हैं कि बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में बिहार में लोकसभा सीट। ठीक है, और अब चलते हैं राजस्थान पर। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं राजस्थान के सीएम का नाम क्या है? राजस्थान के सीएम का नाम क्या है? राजस्थान के सीएम का नाम है, बताइए कमेंट में जल्दी। सीएम का नाम बताना है आपको राजस्थान के। राजस्थान का एक नेशनल पार्क बताना है या वन्यजीव अभ्यारण्य, आप कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, इसका सबसे फेमस जो है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राजस्थान में जो है पाया जाता है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और जो है मोहन, बिल्कुल मोहन नहीं, मध्य प्रदेश के हैं मोहन, मोहन यादव मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, उसके साथ साथ सरिस्का जो है एक पक्षी होता है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसका ये जो है एक सरिस्का जो है उसमें पाया जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी होता है। ठीक है, और यूपी के सीएम तो खैर सब लोग, आप भजन लाल शर्मा वेरी गुड, करिश्मा सहानी वेरी गुड। ठीक है, यूपी के सीएम तो आप सब लोग जानते ही होंगे कौन है। ठीक है, यूपी में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 80। कमेंट दिखता है, यूपी में कितनी लोकसभा सीट है? 80। और विधानसभा सीट कितनी है? 403। ठीक है, हरियाणा, हरियाणा के सीएम कौन है? हरियाणा के सीएम कोई बता सकता है? नायब सिंह सैनी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सुशील कुमार मोदी के नाम से आपको पता होने चाहिए भारत में एक सुशील कुमार पहलवान भी थे, बेचारे आजकल जो है जेल में हैं, लेकिन उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता, और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय पहलवान थे। ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय पहलवान थे जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीता। भारत का पहला व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में पदक किसने जीता? 1952 में केडी जाधव ने। ठीक है, 1952 में किसने? ठीक है, 1952 में केडी जाधव ने दिखा। अब आपको बताना है भारत का व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड। भारत का व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड किसने जीता, कोई बता सकता है? ये था अभिनव बिंद्रा। कब जीता? 2008 में इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में, ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने जो है पदक जीता, गोल्ड।
एथलेटिक्स में कौन था जिसने पहला पदक जीता, स्वर्ण पदक? भारत का एथलेटिक्स में फर्स्ट गोल्ड, भारत का एथलेटिक्स में फर्स्ट गोल्ड किसने जीता? ये जीता नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये नीरज चोपड़ा ने जीता। आपके डाउट है तो डाउट जेन्युइन डाउट पूछिए। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं अब। कैसे हो गया? ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं अब। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित होगा? ठीक है प्यारे बच्चों, 7 अगस्त को, वेरी गुड, 7 अगस्त को जो है इनके ही उसमें राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा के उसी में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित होगा? 4 चरण, 7 चरण, 10 चरण, 12 चरण। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 चरण, 7 चरण, 10 चरण, 12 चरण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर है 7 चरण। अभी 5 चरण के चुनाव के नतीजे हो चुके हैं, अभी 6ठा चरण होना बाकी है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बन रही है? वैसे तो ये अभी समय के गर्भ में ही है कि किसकी सरकार बन रही है, 4 जून को पता लगेगा। ठीक है, तो 7 चरणों में चुनाव आयोजित होंगे। और लोकसभा चुनाव आयोजित कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहाँ इसका वर्णन है? 324 से 329 तक, 324 से 329 तक। ठीक है, यूपी में 80 सीटें हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा सीटें यूपी में ही है लोकसभा की। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल बॉडी बन जाती है चुनावों के दौरान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतनी शक्तियां प्राप्त होती है, अधिकारियों को ट्रांसफर करना, डीएम, एसएसपी सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम कर देते हैं। सब सारी चीजें इन्हीं के अंडर आ जाती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, नई घोषणाएं लागू होने पर रोक हो जाती है। तो भारत का चुनाव आयोग एक बहुत शक्तिशाली बॉडी है। आप लोगों में से कोई बताएगा इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, और ये भी बताओ कि जो भारत का जो भारतीय चुनाव आयोग है वो एक सदस्य बॉडी है, बहुसदस्य बॉडी है? ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें आपको, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको किसी टॉपिक पर सीमित नहीं रहना है, अपना दिमाग घुमाना है, रिवाइज करनी है आपको। अंदर ही अंदर लोकसभा चुनाव, इतनी सीटें वहाँ, इतनी सीटें वहाँ, ये चीज़ों को कनेक्ट करना, लोकसभा चुनाव कौन करा रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए बहुसदस्य बॉडी होती है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव कौन आयोजित कराता है। राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आयोजित कराता है। लेकिन जो पंचायत चुनाव है वो कौन आयोजित कराता है? पंचायत चुनाव कौन आयोजित कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, पंचायत के जो चुनाव होते हैं उनको जो है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के लागू होने के समय था या बाद में आया, तो आप में से बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा कि जब भारतीय चुनाव आयोग संविधान के समय से ही है तो राज्य चुनाव आयोग भी संविधान के समय से ही होगा। लेकिन आप यहाँ आप लोग गलती कर जाते हैं। गलती क्यों करते हैं? गलती इसलिए करते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, याद करने की कोशिश करते हैं। अब आप एक आइडिया लगाइए कि भारत में पंचायत के जो चुनाव थे, क्या वो जब भारत स्वतंत्र हुआ तब से ही होने लगे? नहीं, इनके लिए अलग से भारत ने एक्ट पारित किए थे, पंचायती राज प्रणाली, अगर आपको याद हो। ठीक है प्यारे बच्चों, 73वां और 74वां संशोधन। ठीक है, 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों की स्थापना हुई। ठीक है, तो जब चुनाव 73वें संविधान संशोधन से हुए तभी ये बॉडी बनी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा सवाल है और उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप सब बच्चे देंगे।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, 1980, 1982, 1986 या 1990। ठीक है, चार ऑप्शन है। तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब बनाया गया? ठीक है, आज के बाद आपको पर्यावरण संरक्षण एक्ट आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको आज ऐसी ट्रिक बताता हूं। क्या कोई बच्चा बता सकता है? आप में से बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है बी 1986। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सी आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 1986। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण एक्ट क्यों बनाया गया? पर्यावरण संरक्षण एक्ट, पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में ही क्यों बनाया गया? पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में ही क्यों बनाया गया? हर चीज के पीछे एक कारण होता है। ठीक है, अगर जब तक आप इस कारण को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो चीजों को रटते रहोगे। ऐसा क्या हुआ कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में ही बना? हाँ बिल्कुल ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 में ही बना था, लेकिन जो है वो 2019 में नया एक्ट बन गया, वो पारित हो गया। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में ही क्यों बना? उससे पहले क्यों नहीं बना, या उसके बाद क्यों नहीं बना? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में ही बनाना पड़ा? अगर आप बच्चे कनेक्ट कर पाए तो आपको याद होगा 2 दिसंबर 1984 की वो काली रात, 2 दिसंबर 1984 की वो काली रात, भोपाल गैस त्रासदी। दो दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें लगभग 20,000 लोग तो तुरंत मारे गए थे, और लगभग, मतलब आंकड़ा तो कोई एकदम डेफिनेट नहीं है, लेकिन 60 से 70,000 अपंग हो गए थे। मतलब आज भी वहाँ की जनरेशन जो है, अंधी लंगड़ी, उनको सुनाई नहीं देता, इस तरह की जनरेशन वहाँ पैदा होती है। ठीक है, तो इस कारण, और सबसे बड़ी, अगर आप एक बात गौर करेंगे, मतलब भारत का दुर्भाग्य देखिए कि मिथाइल आइसोसाइनेट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। भारत का दुर्भाग्य देखिए, जो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति था अमेरिका का, ठीक है, जो जो भोपाल गैस त्रासदी के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार था, जिसने फैक्ट्री में सुरक्षा के मानकों की अनदेखी की, क्योंकि एक्चुअली मिथाइल आइसोसाइनेट उर्वरक बनाने में, कीटनाशक बनाने में यूज होती थी। पहले इसको हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, फिर कुछ, मतलब उन कंपनी ने डिसीजन लिया कि हम इसको भोपाल में ही बनाएंगे। तो मतलब कंपनी की जो सेफ्टी मानदंडों की जो है समीक्षा की गई, तो उसमें बहुत सारी कमियां थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पत्रकारों ने रिपोर्टें निकाली कि बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, लेकिन फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, और एक दिन वो गैस चैम्बर फट गया और लाखों लोग काल के गाल में समा गए। क्या आप बता सकते हैं? आपकी करंट अफेयर्स भी देख लें, अभी भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर एक वेब सीरीज आई थी, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? बहुत प्यारी वेब सीरीज है, मैं तो आपको कहूंगा कि समय निकालकर उसको जरूर देखें, बहुत प्यारी वेब सीरीज है, आपको मिल जाएगी नेटफ्लिक्स या अमेजॉन पर, द रेलवे मैन। द रेलवे मैन एक वेब सीरीज आई है, इसमें इसमें बहुत प्यारे तरीके से दिखाया गया है कि उस रात अगर स्टेशन पर आने वाली गाड़ी स्टेशन पर पहुंच जाती भोपाल जंक्शन पर, तो ये दुर्घटना और भी बड़ी हो जाती। लेकिन वहां पर जो स्टेशन मास्टर था, उसने बड़ी बहादुरी से अपने जज्बे के साथ उस भोपाल गैस पे जंक्शन पर आने से ट्रेनों को पीछे ही रोक दिया, तो उससे हजारों लोगों की जान बची, वरना वो लोग भी काल के गाल में समा जाते। क्योंकि हो क्या रहा था कि जो भी वहां भोपाल गैस के उस एरिया में पहुंच रहा था, वो तुरंत बेहोश हो जा रहा था। डॉक्टरों को ये नहीं पता था कि इलाज क्या करना है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि डॉक्टर भी नहीं जानते थे कि इनको ट्रीटमेंट क्या देना है। कोई इलाज नहीं था, कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं थी, तो बहुत खतरनाक स्थिति थी। भगवान करे ऐसा दिन कभी और ना आए इस देश के भीतर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2020। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। गलत है, 2014 आपका आंसर। इसकी स्थापना 2010 में की गई। क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनजीटी एक्ट के द्वारा ये बनाया गया। ठीक है, एनजीटी एक्ट के द्वारा ये बनाया गया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसका एनजीटी का हम संबंध संविधान के किस आर्टिकल में ढूंढ सकते हैं? मैं आपको हिंट भी कर रहा हूं, आप लोगों को एक हिंट देता हूं। आपको अगर ट्रिब्यूनल से कुछ याद आ जाए तो इसका संबंध हम कहाँ जोड़ सकते हैं? चलो आप इतना बता दीजिए कि ये 323 ए के अंतर्गत आएगी या 323 बी के अंतर्गत आएगी, ये बता दीजिए आप। ठीक है, आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। जो बच्चे कमेंट करेंगे थम्स अप करो जल्दी। तो प्यारे बच्चों, ये 323 बी के अंतर्गत आता है, क्योंकि 323 ए के अंतर्गत तो प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की जाती है, इसलिए 323 बी के अंतर्गत ये आता है। और इसके लिए नहीं, 323 ए गलत है, 323 बी, क्योंकि 323 ए के अंतर्गत प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की जाती है, जबकि 323 बी के अंतर्गत जो है अन्य प्रकार की जो अधिकरण होती है उनकी स्थापना की जाती है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों 2010 इसका सही आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई जाती है? रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई जाती है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 8 मई, 9 मई, 10 मई या 11 मई। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनकी जयंती जो है कब मनाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसा कि आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है 9 मई के दिन। ठीक है, 9 मई के दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। अब मेरे एक सवाल आपसे फिर आता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनकी किसी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गीतांजलि, जो 1913 में लिखी गई और इसके लिए इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर भारत के बहुत बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्ति थे। एक इनकी कहानी थी काबुली वाला, एक इनकी कहानी थी पोस्ट मास्टर। आपके सामने कोई भी व्यक्ति आए, ठीक है, आपको गौरा चित्रा बिल्कुल विसर्जन, आपके सामने कोई भी व्यक्ति आए, उसका जन्मदिन आया, तो आपको क्या करना है कि उसके भारत में क्या भूमिका है, उसकी किताबें क्या हैं, वो प्रसिद्ध क्यों हैं, उसे कौन से पुरस्कार मिले, आपको अपनी जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है वो क्लियर करनी पड़ेगी। अब देखो, आपने केवल दिवस से क्या क्या जान लिया, गीतांजलि के बारे में जान लिया, नोबेल पुरस्कार कब मिला ये जान लिया, उनकी अन्य पुस्तकें जान ली, तो पढ़ने की अप्रोच आपको यही रखनी है। ठीक है, कुछ बच्चे बाय कर रहे हैं अभी से ही, शायद उन्हें कोई जरूरी काम होगा। ठीक है, सितवे बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? सितवे बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, भारत, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन म्यांमार, डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो आपको बताना है कि सितवे बंदरगाह जो है कहाँ अवस्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हो सितवे बंदरगाह जो है म्यांमार में अवस्थित है। कोई बता सकता है कि भारत और म्यांमार के बीच जो है कौन सा प्रोजेक्ट है जो फेमस है? ये है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप बता सकते हैं काला पानी विवाद किन 2 देशों के मध्य बीच है? काला पानी विवाद किन 2 देशों के बीच है? काला पानी विवाद
भारत तो विवादों में ही घिरा रहता है सदा। तो काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है? विवाद ही विवाद है, भारत व नेपाल के बीच। काला पानी विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच है। किसी ने भी बताया कि जो है इरावती नदी के बारे में, बिल्कुल ठीक कहा। और एक इरावती डॉल्फिन भी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, ठीक है। बांग्लादेश की ढाका, ठीक है। आगे चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, या डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। आपको बताना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जानना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में तो आप अभी जान ही चुके हैं, ठीक है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में की गई थी, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद के बारे में भी। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक बता सकते हो? दो पुस्तकों के नाम नहीं पता तो जान लीजिए। कर्मयोग, कौन सा योग? कर्मयोग। राजयोग, ये इनकी जो है फेमस पुस्तक है, और इनका जो है एक कोटेशन भी है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, होम रूलिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो है इनको जो है आईपीसी 124 से, अगर आपको पता हो, राजद्रोह की ये धारा है, इनके ऊपर पहली बार लगाई गई थी, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, 13 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम और अच्छे क्वेश्चन और मेहनत से आपके लिए लाएंगे। अगर इस पर लाइक थोड़ा आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमें भी देखो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और इसको फिर हम और मल्टी डायमेंशनल तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी दिमाग की मतलब चारों दिशाओं में विकास हो। आपको हम रटाना नहीं चाहते किसी भी चीज को कि आप रटकर इनको याद कर लें। अब देखने के लिए तो ये 13 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो कम से कम आपके 50 क्वेश्चन एमसीक्यू तैयार हो गए होंगे, और आपकी सोचने की शक्ति विकसित हुई होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।